ओके। सो कल संडे है, मतलब फंडे है। क्या करोगे संडे को? यार कुछ नहीं, मत बोलना। मूवी 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 में। मूवी? ये मैं ना आज रात को देखूंगी क्योंकि कल संडे है ना, तो मैं आज रात को देख के सोऊंगी मस्त वाली। मैं एक सीरीज देख रही थी, पर वो रियल सीरीज है, मतलब बड़ों के लिए। तो तुम्हें नाम नहीं बताऊंगी, मुझे पता है कोई शैतान बच्चे जाके देखने लग जाएंगे। वो सीरीज अच्छी थी। आज मैंने इसका एक एपिसोड देखा था, बीच में मैं थक गई थी। तो हाँ। हाँ, मैं आज मूवी देखूंगी, कल मैं जूते खरीदने जाऊंगी। मेरे शूज, मैंने बताया है, मेरा एक कुत्ता मेरा शूज खा गया, ऐसा कुछ बताया था मैंने। यस मैम। यस। यस मैम। हाँ। तो शूज को मैंने एडजस्ट किया, वही पहन के मुझे बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि जूते नहीं है मेरे पास यहाँ पे। तो कल मैं जूते खरीद के लाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ, जूते मिलेंगे। मतलब मिलेंगे नहीं, मुझे खुद के पैसे लगाने पड़ेंगे। पर ठीक है, एडल्ट लाइफ में यही खुशी है। अच्छे दिन थे यार, जूते खरीदवा देते थे घर वाले। एनीवेज, आज हमने क्या करना है? क्वेश्चन। क्वेश्चंस, क्वेश्चन प्लान। प्लान किंगडम हम कर रहे थे, कितने दिन का चैलेंज था? 7 डे। 7 7 डे। डेज। आज कौन सा दिन है? 7। 7। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो मैम। नो मैम। भगवान का शुक्र है, मैंने पूछ लिया। अब दिख रही है? यस मैम। मैम। ओके, तो आज है 7 डे और आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। किस किस के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे? देखो, मैं सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली नहीं ला पाई, मैं भी मनुष्य हूँ, चाहे तुम मानो या ना मानो। ओके। तो कुछ क्वेश्चन है इसमें से BHU के। BHU स्टैंड्स फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बनारस में, गंगा किनारे, गंगा घाट किनारे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस है नीट के प्रीवियस ईयर से उठाए हुए। ठीक है। और क्वेश्चंस है कुछ एम्स के। ओके। और कुछ क्वेश्चंस है जो सीधा एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड है, क्योंकि डायग्राम भी लेबल करने आते हैं। ऑब्वियसली मैं सारे नहीं ला पाई, मैं तुम्हें एक आइडिया दे रही हूँ किस तरीके से तुमको खुद भी प्रैक्टिस करना है। तो थोड़ा काम मैं करूंगी, थोड़ा तुम करोगे, कभी बात बनी, राइट? और कुछ है एनसीईआरटी से डायरेक्ट, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैंने खुद बनाए हैं। ओके, तो इन सब का मिक्सचर है आज के हमारे लेक्चर के अंदर, राइट? तो ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 7 डे का हमारा चैलेंज था प्लान किंगडम का। 7 डे में आज 7th डे है और हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी फाइनल प्रैक्टिस, राइट? तो हमारा आज का गोल क्या है, ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए सबके माइंड में। हमारा ये गोल नहीं है कि तुम सारे के सारे क्वेश्चन सही कर जाओ। देखो, अगर सही कर जाओ तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो मतलब इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती है, मुझे कुछ करना ही ना पड़े। तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए। लेकिन हमारा मेन गोल क्या है एज एन इंडिविजुअल? तो हमारा एज ए क्लास गोल नहीं है, वो मेरी दिक्कत है। एज ए क्लास मुझे देखना है, तुमको इंडिविजुअली क्या देखना है। कि अगर मैं कहूँ क्लास के अंदर हेमराज है, तो हेमराज को किस चीज पे फोकस करना है। किस चीज पे फोकस करेगी कृतिका इज अ रियलिटी चेक। जब वो क्वेश्चन करेगी तो सबसे पहले कॉपी लो। ओके, सारी बुक बुक सब बंद कर दो, अब टाइम नहीं है। कॉपी लो और उसके ऊपर लिख लो कि अब तुमने क्वेश्चन करना है। जैसे क्वेश्चन है उसका नंबर लिखो और उसके आगे आंसर लिखो। ठीक है। जैसे आंसर लिखा ए, अब मैं तुम्हें बताऊंगी गलत है या सही। गलत है तो उसे काट देना। ठीक है, काट के ब्रैकेट में सही आंसर लिख लेना। तुम एक काम करना, सही आंसर ब्रैकेट में लिखना भी मत, क्योंकि बाद में आंसर वैसे भी दे रखे हैं। ठीक है, तो उसको काट देना। और अगर तुम्हारा आंसर सही है, फॉर एग्जाम्पल इफ द आंसर वॉज बी और ये सही था, तो उसको टिक मार्क कर देना। फिर एंड में तुमको वो सारे आंसर का टोटल करने की, कितने सही हुए थे कितने गलत हुए थे। टोटल करके तुमको थोड़ा आइडिया होगा कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो एक चैप्टर में, राइट? तो तुम्हारा जो मेन पर्पस है इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का, वो है रियलिटी चेक। कि अगर मैंने 6 दिन पढ़ के क्लास में ये चैप्टर पढ़ा था, मैंने घर, अब सबका कंडीशन अलग है ना, मैं इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकती। हो सकता है तुम में से ऐसे बच्चे हैं जिसने एक बार भी कॉपी खोल के नहीं देखा। हो सकता है कोई ऐसा है जिसने सिर्फ एक ही बार कॉपी खोल के आज तक देखा है। हो सकता है किसी ने सिर्फ कल रात को पढ़ा हो सकता है किसी ने आज ही पढ़ा हो सिर्फ, और हो सकता है किसी ने पूरे हफ्ते पढ़ा हो। तो ये रियलिटी चेक है कि जो भी स्ट्रैटेजी से तुम पढ़ रहे हो, इज इट वर्किंग फॉर यू और नॉट। अगर वो तुम्हारे लिए वर्क कर रही है, परफेक्ट। अगर वर्क नहीं कर रही है, नंबर बहुत कम आ रहे हैं, देन वी नीड टू टॉक, राइट? तो फिर तुमको अपनी स्ट्रैटेजीज को ठीक करना है। अगर तुमसे वो ठीक हो रही है, ठीक है। अगर नहीं हो रही है, देन टॉक टू मी, राइट? दूसरा क्या काम है हमारा, हमें देखना है, मास्टर करना है हमें पेशेंस को और स्टे मोटिवेटेड। पेशेंस कैसे, तुम्हें पेशेंस रखना है कि अगर मेरे अभी तक 6 क्वेश्चन स्क्रीन पे आए, 6 के 6 गलत है, लेकिन मुझे पेशेंस बनाए रखना है कि अभी 7th क्वेश्चन भी मुझे करना है। ऐसा नहीं है कि यार बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में चैप्टर पढ़ के ना इसकी रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ये नहीं करना है, पेशेंस रखने हैं, मतलब ठहराव रखना है और बैठना है lab में। अरे जाने ना, तो मेरे को पढ़ाने में फर्क पड़ता है ना, तुम्हारे आने से मेरे पढ़ाने में फर्क पड़ता है, राइट? एक बच्चे को भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, 10 को भी ऐसे पढ़ाऊंगी और 1000 को भी, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे पेशेंस चेक होते हैं, तो पेशेंस के यूज करने
और स्टे मोटिवेटेड, चाहे जितने मर्जी गलत हो चाहे जितने मर्जी सही हो, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ के साथ उसको देखना है, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे होने वाले हैं और तुम्हें कुछ आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, दिस इज द रियलिटी। जिसके फुल मार्क्स भी आते हैं ना नीट में, वो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन करके आते हैं, देयर में दैट मीन्स देयर आर सम क्वेश्चन जो उनको भी नहीं आते, राइट। तीसरा चीज तुम्हें ध्यान रखना है, एज ए इंडिविजुअल अंडरस्टैंड आवर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। तुमको अपनी मिस्टेक समझनी है, क्वेश्चन गलत पढ़ते हो, क्वेश्चन का आंसर पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन भूल जाते हो, या क्या मिस्टेक्स है तुम्हारे साथ जो हो रही है, मैंने पढ़ा था शायद मैंने वो रिवाइज नहीं करा वो आ गया, तो ये सब हमें प्रैक्टिस करके पता चलेगा। तो अपनी मिस्टेक्स को पहचानना है। दूसरा, टू जस्टिफाई और 6 डे हार्ड वर्क। हम ये वाला आज की प्रेजेंटेशन कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि 6 दिन हमने जो पढ़ा उसको जस्टिफाई तो करे ना। अगर तुमने क्वेश्चन ही लगाया तो तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कुछ भी पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं बनता बिना क्वेश्चन के, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको क्वेश्चन ही लगाने हैं किसी भी एंट्रेंस में, राइट। तो हमें अपने 6 दिन का हार्डवर्क है ना उसको रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं हम क्वेश्चन लगा के। एंड लास्ट, टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन एंड एनसीईआरटी इन बायोलॉजी। रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है और एक एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है एंट्रेंस एग्जाम्स में, ये हमें आज समझना है, ठीक है। तो सबको इंडिविजुअली अपने गोल पे फोकस करना है, बिल्कुल फोकस नहीं करना कितनों के आंसर सही थे गलत थे, तुम्हारा काम है सिर्फ अपने से मतलब रखना, राइट। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करें, बीच में मिक्स है, ठीक है। प्लीज मुझसे ये मत पूछना नीट का कौन सा है, बीएचयू का कौन सा, क्योंकि मैं मिक्स कर चुकी हूँ, मुझे याद नहीं। बस इतना है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पूरी सिंसियरिटी से करने हैं, ओके। तो स्टार्ट करें। यस मैम। तो मैं फ़ोन उठा लेती हूँ, क्योंकि एक्चुअली वैसे तो गूगल मीट पे ये ज़्यादा बेहतर रहता, बट क्योंकि जूम हुआ है तो मैं क्लॉक लगा देती हूँ। जिस क्वेश्चन को जितना टाइम दूंगी उतना में ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर एंटरटेन नहीं होंगे। जब मैं स्टॉप बोल दूंगी और अगर उसके बाद तुमने एंटर दबाया है तो वो तुम्हारा आंसर गया है नील, तो तुमको खुद को पॉइंट करना है। कैसे? ये है करेक्ट आंसर के लिए, ये है इनकरेक्ट आंसर के लिए, और जहां पर मैंने बोल दिया स्टॉप और तुमने आंसर पे टिक नहीं किया उसको ऐसे छोड़ देना, इसका मतलब है नील। तो इसका ना नेगेटिव मिलेगा ना पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा तुमको एक रॉन्ग आंसर पे और पॉजिटिव 4 मिलेगा तुमको एक करेक्ट आंसर पे। इसी मार्किंग के साथ ईमानदारी से खुद पे चलना। ये ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो तुमको खुद के साथ ईमानदार है। सो स्टार्ट कर, ओके। सो first question and your time starts now. 15 seconds. Stop. अच्छा मुझे बात बताओ, तुम लोग ये ग्रुप में मतलब भेजोगे आंसर या फिर चैट में लिखोगे या फिर खुद से ही डिटेक्ट करोगे अपनी कॉपी में लिखोगे? बता दो कैसे करना है, वैसे कर लेंगे। हम खुद कर लेंगे। खुद कर लोगे? ओके ma'am. रिया। एंड रिया द आंसर इज करेक्ट। ठीक है खुद कर लो, मुझे कोई चक्कर नहीं है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ऑफ यूनिसेलुलर एल्गा। मतलब तुमको इसमें एल्गा पता होना चाहिए था, ठीक है। वो पूछ रहा है तुमसे यूनिसेलुलर एल्गा का पेयर कौन सा है। सो देयर इज पॉसिबिलिटी एक गलत हो और एक सही हो, राइट। तो तुमको ढूंढना है जो दोनों सही हो, वो वाला यूनिसेलुलर एल्गा है, ओके। सो लेमिनेरिया और सगाजम है यूनिसेलुलर। ये सीधा सीधा एग्जाम्पल बेस्ड है, तो इसमें तुमको एग्जाम्पल पता होता तो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता। बताओ लेमिनेरिया और सगाजम है? नो मैम। नहीं है भाई। जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, कुछ याद है इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात? आइसक्रीम और इसमें बनाने में यूज होते हैं जलीस में। यस। और सैकेज्म के बारे में कुछ याद है? चलो कोई ना। वॉल्वोक्स यूनिसेलुलर है? यस मैम। हाँ, और कोलोनियल फॉर्म है ना। लेकिन चलो शायद ये करेक्ट आंसर होता, लेकिन क्या एनाबना इज ए यूनिसेलुलर एल्गी? नो। तो ये क्या है? कहाँ पढ़ा था एनाबना? किसी की रूट के साथ पढ़ा था। साइनोबैक्टीरिया। हाँ, इट्स अ साइनोबैक्टीरिया। ये तो साइनोबैक्टीरिया एल्गी है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। वॉल्वोक्स के साथ कुछ और होता तो शायद आंसर होता। किसकी रूट के साथ पढ़ा था ये साइनोबैक्टीरिया? साइकस। याद? हाँ, कोरोलेड रूट्स होती है ना, वहां पढ़ा था हमने। तो आंसर क्या बचा? क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। सो करेक्ट आंसर इज डी, ओके। सो करेक्ट आंसर इज डी। रिया तुम्हारा सही था, राइट। जिनको नहीं हुआ करेक्ट, इट्स ओके, बट तुम्हें याद क्या रखना है जब तुम एग्जाम्पल कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो तुमको ये याद रखना है कि जो बाकी के ऑप्शन है वो तुम्हें पता है, क्योंकि अगर इस साल नीट ने ये क्वेश्चन डाला है पिछले साल,
तो इस साल मे बी वो ग्रेसिलेरिया जेलिडियम के ऊपर वो क्वेश्चन डाल दे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी को तुमको आनी चाहिए, राइट। तो सारे ऑप्शंस का मीनिंग थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है, कभी कभार इररिलेवेंट ऑप्शन होते हैं, दैट्स ओके, पर तुम्हें वैसे पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे चलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। सो 1 2 3 स्टार्ट। कम ऑन, 15 सेकेंड, वो भी ज्यादा है वैसे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। स्टॉप, दैट्स करेक्ट। जिन्होंने उसमें लिखा है ये स्ट्रॉबेलर कौन, एक पिक्चर याद है एनसीईआरटी की जिसमें लिखा था? Yes, ma'am. अगर याद है तो आंसर इज डी, इक्विसेटम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था और ये डायग्राम के बेस पे ही था, वैसे देखा जाए तो हमें डायग्राम से भी याद रहता है ये, राइट। स्ट्रॉबेलर उसके अंदर में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। सो आंसर ही इक्विसेटम। मर्शेंटिया, टेरिसो, सेल्वियाना में हमने कहीं पे ऐसा देखा नहीं। मर्शेंटिया को तो डायग्राम भी है, कहीं नहीं था, राइट। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। 15 सेकेंड। Yes, ma'am. 1 2 3 स्टार्ट। Come on, 4 seconds left. 2 seconds left. 1 stop. ओके, कुछ बच्चे वैसे ग्रुप में भी लिख रहे हैं, अगर तुम लिखना चाहते हो ग्रुप में, मैं माइंड नहीं करूंगी, चैट में। ओके, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो, जब भी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तुम्हारे हाथ में नहीं है ये, तो तुमको क्या करना होता है, एक चीज याद रखना हमेशा, अगर ऑनलाइन पेपर है तो अपनी आंसर शीट में लिख लो क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे लिखो करेक्ट, और उसके बाद आंसर सॉल्व करना, ताकि जब तुम ऑप्शन पढ़ रहे हो ना और तुमने सिलेक्ट कर लिया कि आंसर सी है, तुम फिर से ऊपर जाके देखोगे कि यार करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, इनकरेक्ट नहीं। हमेशा ये आदत बना लो, ये बहुत मदद करेगी, ओके। और अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर है, उसके करेक्ट पे अंडरलाइन करो, ओके। सो हॉस्टल इज अ जिम्नोस्पर्म। घोड़े की पूंछ और वो फर्न खा रही थी, उससे याद किया था हमने, तो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये। No, ma'am. क्या होते हैं? Ma'am, ma'am, pteridophyte. टेरिडोफाइट्स होते हैं। क्या टेरिडोफाइट्स होते हैं? तो बेटा पहली स्टेटमेंट मेरे को तो करेक्ट ढूंढना है, ये तो इनकरेक्ट है। सिलेजिनेला इज हेटेरोस्पोरस बाय सेल्विनिया इज होमोस्पोरस। Ma'am, गलत ये है. बोथ आर हेटेरोस्पोरस। बोथ आर हेट्रोस्पोरस, यस, क्योंकि सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया बोथ एस स्क्वायर थे हमारे हेट्रोस्पोरस। जिनको नहीं याद, इसका छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया था, तो ये भी गलत। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन जिम्नोस्पर्म। नॉट इनक्लोज्ड मीन नेकेड, सो ओव्यूल्स नेकेड होते हैं जिम्नोस्पर्म में, Yes, ma'am. दैट्स करेक्ट। फिर भी लास्ट ऑप्शन एक बार पढ़ लो, कभी कभार भलेखा लग जाता है, ओके। अभी तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं ना, इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है। जब तुम इंडिविजुअली पेपर बैठ के करोगे तुम जल्दी कर लोगे, ठीक है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेट्रस, दैट्स नॉट करेक्ट, हमेशा अनब्रांच नहीं होती है, ओके। तो ये भी इनकरेक्ट है। फिर भी अगर स्ट्रॉन्ग ना होते ना, तुम श्योर ना होते लास्ट ऑप्शन के लिए, ये वाला पॉइंट इतना सही है कि इसको गलत नहीं ठहरा सकते। सो आंसर वुड बी सी, गॉट इट? Yes. ma'am. Yes, Okay, ma'am. going for the next one and your time starts now. Okay, ये वाला नहीं, ये वाला go. इसमें 10 सेकंड मिलेंगे। स्टॉप। अरे कौन सा है कॉलोनियन वाला? एनसीईआरटी की पिक्चर है। यस, रिया, गुरप्रीत, राब्या, करेक्ट। विच इज द कॉलोनियन वन, जो एनसीईआरटी की सबसे पहली पिक्चर दिखाई देती है ऐसे ऐसे, और हमने इसमें भी देखे थे रियल माइक्रोस्कोप के अंदर। क्या नाम है उनका? Volvox. वॉल्वॉक्स। शक ही नहीं था इसमें तो। बी इज करेक्ट, ओके, गॉट इट? रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? Yes, ma'am. अच्छा, सो 1 2 3 स्टार्ट। 30 seconds. सोचो कौन सा बेस है ये? वेरी गुड गुरप्रीत। स्टॉप। From evolutionary point of view, retention of female gametophyte within the developing young embryo on the parent body sporophyte for some time is first observed in, किसमें सबसे पहले ये चीज देखी गई थी?
किसकी केस में सबसे पहले देखी गई थी कि पेरेंट्स स्पोरोफाइट के ऊपर ये पड़ा हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट जो एम्ब्रियो को अपने पास ही रखे हैं, मतलब कि मेल का गैमेट आकर फीमेल को फर्टिलाइज कर रहा है और फीमेल की बॉडी अभी भी गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर पड़ी है। सबसे पहले किस में ये देखी गई थी? लिवरवॉर्ट और मोसिस किसके एग्जाम्पल है? Bryophytes. ब्रायोफाइट्स। और जिसमें बहुत क्लियरली देखा गया था ये टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। तो किस में सबसे पहले ये फीचर देखा गया था? जिम्नोस्पर्म में तो है, ठीक है, लेकिन ये पूछ रहे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्व हुआ था? Pteridophytes. सिक्स का टेरिडोफाइट। Pteridophytes. ब्रायोफाइट्स के अंदर अभी ब्लर सी सिचुएशन है, टेरिडोफाइट में बहुत अच्छे से देखा गया, तो हम इन्हें करेक्टर देते हैं, राइट? तो आंसर वुड बी सी। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, जितना भी स्कोर है हौसला बनाए रखो। अगर 6 में से अभी तक तुम्हारा एक भी करेक्ट है, इट्स ओके, अभी बहुत क्वेश्चन आने हैं। ऑलराइट, सो रेडी? सो 1 2 3 स्टार्ट। 30 seconds, it's little difficult. इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करना है अपनी कॉपी में। गुरप्रीत, 2 आंसर नहीं हो सकते। पहाड़ों वाले हो, एक पेड़ का एग्जाम्पल दिया था, उससे रिलेटेड है कुछ। स्टॉप बेटा, सिलेक्ट द मिसमैच। तो जिसने भी 7 के आगे ये लिखा था ना इनकरेक्ट या मिसमैच, मिसमैच ने इनकरेक्ट और करेक्ट ही लिखा करो तो सही रहता है। जिसने ये लिखा था वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिन्होंने अभी भी नहीं लिखा था ये लिख लो। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये चीज़ गलत करवाती है पेपर में, ठीक है? इसलिए कह रही हूँ लिख लेना। तो इनकरेक्ट ढूंढना है तुम्हें, ठीक है? जो साइकिल्स होते हैं वो डाइशियस होते हैं, ठीक है? जो सेल्विनिया होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है। एस्क्वेयर अभी पीछे तो करा था। इक्विस एटम जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, तुमको देखना पड़ेगा, ये वाला एग्जांपल याद करना पड़ेगा, ठीक है? जो पाइनस होते हैं ना वो डाइशियस नहीं होते, वो मोनोइशियस होते हैं। अगर आसपास पाइनस है तो फीमेल और मेल पार्ट दोनों उसके पास होते हैं। सो आंसर वुड बी डी। ये तो तुम्हारा लर्निंग बेस था, ठीक है? जिसने ये सारे करे होंगे ना पूरा चैप्टर और सारे एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ा होगा उसका हो पाएगा। तो दिस क्वेश्चन वाज अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ू? Yes, ma'am. ओके, 1 2 3 स्टार्ट। ध्यान से देखना क्या लिखा है इसमें। ये भी डिफिकल्ट है थोड़ा सा, इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। नो गुरप्रीत बेटा, ये नहीं आंसर। स्टॉप। zygotic meiosis इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, वो तो तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि जब गैमीटोफाइट बना, ध्यान से सुनना, जब गैमीटोफाइट बना तो गैमीटोफाइट के बाद गैमीट बने। ये बना फीमेल गैमीट लेट से और ये बना मेल गैमीट लेट से। इजी है ना ऐसे समझना? फिर उन्होंने फ्यूज किया तो वो बन गया जाइगोट। वो कह रहे हैं जो जाइगोट है ना एक्चुअली वो उसी टाइम पे मतलब ज्यादा वेट नहीं करता, मल्टीसेलुलर में चेंज नहीं होता, वो सीधा मियोसिस में चला जाता है। ऐसे तो हम देखते हैं ना ये मल्टीसेलुलर में चेंज होकर पूरा स्पोरोफिटिक बॉडी बनाता है, फिर उसके किसी पार्ट के अंदर मियोसिस होती है और स्पोर्स बनते हैं। ये कह रहे हैं जाइगोटिक मियोसिस है कि जाइगोट सडनली मतलब जैसे ही जाइगोट बना उसी के बाद वो मियोसिस के अंदर एंटर कर गया, उसने मल्टीसेलुलर स्टेज का वेट नहीं होने दिया, माइटोसिस नहीं करी, सीधा मियोसिस करी। तो वो कौन था जिसमें जाइगोट सिर्फ हमारा स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा था? Mucus. ओके, क्योंकि वो एल्गा है इसलिए। और इसमें कौन सा एल्गा का एग्जाम्पल है? Chlamydomonas. क्लैमिडोमोनास, राइट? इसका एक्चुअली एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास है, नॉट फ्यूकस, क्योंकि क्लैमिडोमोनास है जिसमें हैप्लॉन्टिक बॉडी है ना। देखो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि इस पॉइंट पे तुमको पता चल जाना चाहिए ये बात यहाँ एल्गी की कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एल्गी था इतना बेचारा जिसमें जाइगोट की स्टेज ही सिर्फ स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करती थी। अब एल्गी में भी हमने सारी लाइफ साइकिल पढ़ी है ना, हैप्लॉन्टिक, डाइप्लॉन्टिक, हैप्लोडाइप्लॉन्टिक, राइट? तो अब इस केस में मैं किसको सिलेक्ट करूँ, फ्यूकस को सिलेक्ट करूँ या क्लैमिडोमोनास को करूँ? बाकी सबको मैं काट दी, ठीक है?
तो फ्यूकस और क्लेमिडोमोनास में मैं फंस गई। अब इसमें मैं कैसे करूंगी? मुझे इतना याद है, फ्यूकस में कौन सी लाइफ साइकिल होती है? डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक। फ्यूकस नहीं था जो वॉल्वॉक्स से कल बात कर रहा था कि मेरी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तेरी तो हैप्लॉन्टिक है सिर्फ। क्लेमिडोमोनास में कौन सी होती है? हैप्लॉन्टिक। तो बेसिकली इसकी बॉडी ज्यादा टाइम गैमेटोफिटिक फेज के अंदर ही रहती है, इसकी कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा सा 2n स्टेज को एक्सटेंड करती है। तो इस हिसाब से क्लेमिडोमोनास इसका ज्यादा बेस्ट आंसर बनता है। तो क्लेमिडोमोनास होगा जिसमें ये सबसे पहले कैरेक्टराइज किया गया होगा। जाइगोटिक मेयोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लेमिडोमोनास, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल ज्यादा सिंपल है। समझ आया? Yes, ma'am. It was a little bit of tricky question. I agree with that. Okay? तो अभी तक हिम्मत तो नहीं आ रहे हो ना? बढ़ूं आगे? Yes, ma'am. कोई Yes, जिसको ma'am. ब्रेक ब्रेक चाहिए हो? No, ma'am. ओके, 11 क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ और, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है? तो थोड़े से और क्वेश्चन। ओके, रेडी? सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 30 seconds. Come on, this one you can do. Almost discussed. Almost discussed in the previous question. तो पेपर में ऐसा होता है कभी कभी दूसरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन करवा देता है। बिल्कुल सही राव्या, समझ गई राव्या। स्टॉप। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले ये है, फिर उसके बाद पहले ये लिखा है, उसके बाद दूसरा ये लिखा है। इन केस किसी को रिस्पेक्टिवली नहीं पता तो वो ये होता है। ऐसे नहीं, मैं तुम्हें झल्ला समझ रही हूँ, कभी कभी नहीं पता होता। तो फ्यूकस के अंदर कौन सी लाइफ साइकिल मिलती है? डिप्लॉन्टिक। Pontic. ये तुमने बहुत अच्छी लेक्चर की पिक्चर से भी याद किया था ना। इसको याद नहीं है, लेक्चर देख लेना 6 वाला। और एक्टोकार्पस में ये अपने दो दोस्तों के साथ खड़ा होकर फ्यूकस और वॉल्वॉक्स को बाय बाय कर रहा था। एक्टोकार्पस में कौन सी थी? डिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लो। हाँ, हैप्लोडिप्लो वाला ये रिस्पेक्टिवली ना। तो पहले हैप्लोडिप्लो ढूंढो। हैप्लोडिप्लो ये रहा, हैप्लोडिप्लो ये रहा। अब डिप्लॉन्टिक ढूंढ रहो, ये रहा डिप्लॉन्टिक, और कहीं तो है ही नहीं। तो आंसर हो गया बी। ऐसे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं जब तुम एक के लिए श्योर हो। अगर तुमको नहीं पता, मान लो मुझको नहीं पता भाई, एक्टोकार्पस नहीं याद आ रहा, फ्यूकस याद है, पिछले क्वेश्चन में ही किया था। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना, फिर तुम यहाँ, ओके सॉरी, फिर तुम यहाँ आके फंसते हो। लेट्स सी, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अब अगर तुमको इतना भी याद है ना कि एक्टोकार्पस कभी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में नहीं पड़ा, तब भी तुम तुक्का बिठा सकते थे, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, ठीक है? तो आंसर वुड बी बी। गॉट इट? Yes, ma'am. चलो 1 2 3 स्टार्ट। 10 seconds. 10 second. Stop. Algae, bryophytes and pteridophytes कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट? वाटर के थ्रू। वाटर, ठीक है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट अभी भी वाटर पे डिपेंडेंट है। जिम्नोस्पर्म्स है जो अब इतने डिपेंडेंट नहीं रहे उन पे, और एंजियोस्पर्म्स, राइट? सो आंसर वुड बी वाटर। इसके अलावा कोई आंसर बनता ही नहीं था। ओके, जिम्नोस्पर्म में मैंने तुमको विंड पढ़ाना स्टार्ट किया, तो एंजियोस्पर्म में तुमको पता है पॉलिनेशन विंड और कितनी चीजों के थ्रू होती है, राइट? सो आंसर वुड बी सी। ये गलत नहीं होना चाहिए था। चलो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। 10 seconds. एक्चुअली 5 seconds। चल 10 ले लो। डन। सीरियसली क्लासिफिकेशन फर्स्ट पेज इसी चैप्टर के ऊपर लिखी हुई है। आर.एस. व्हिटेकर इज द आंसर। 5 फिनर क्लासिफिकेशन कौन सी ईयर में दी थी बेटा इन्होंने? 1969। 1969. हाँ, कैसे याद है? मुझे कैसे याद है कि 1960s में माय मदर वाज बोर्न, तो मुझे याद है 60 की लाइन पे आर.एस. व्हिटेकर ने ये दी थी, राइट? सो आंसर वुड बी ए। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इस चैप्टर का फर्स्ट पेज पे पहला पॉइंट ये लिखा है, राइट? यस मैम। ओके सॉरी। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? Yes, ma'am. 1 2 3 स्टार्ट। टेन सेकेंड। ये क्वेश्चन कैसे होगा? बाकी ऑप्शन इनवैलिड है, इसलिए ये क्वेश्चन होगा। चाहे तुमको इसका आंसर नहीं पता, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन इनवैलिड है। यस, गुड संजीव, गुड कुलदीप, गुड गोइंग। तुम चाहो तो क्वेश्चन इसमें लिख सकते हो, आई डोंट माइंड, चैट बॉक्स में, अगर तुम लोग को बोरिंग लग रहा है तो। स्टॉप।
साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। साइकस में सीड होता है, साइकस एडियंटम में सीड होता है? नहीं होता। कैविंग में वेसल की बात कहाँ से आ रही है ना? सिर्फ मोटाइल स्पर्म जो इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज है, मोटाइल स्पर्म है। किसके थ्रू इनकी रिप्रोडक्शन होती है? साइकस किसका एग्जाम्पल है? मैम जिम्नोस्पर्म। हम्म, मैम जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एडियंटम। तुम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी आने से पहले? आंसर इज बी। बताओ भाई, कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी थी क्लास से पहले, आज की क्लास से पहले? Yes, ma'am. बेटा पढ़ी थी? अगर बेटा पढ़ी थी तो मैंने बोला था ना एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्पल से आएंगे। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता पीछे जाओ, देखो कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम्पल से हैं। और ये नीट वाले स्टार्टिंग में याद है मैंने नीट उठाया था या बीएचयू उठाया था, ठीक है? तो ये उन्हीं के क्वेश्चंस है, तो सारे के सारे तो एग्जाम्पल बेस्ड है ना। तो ये जो फर्स्ट यूनिट जो है वो आते हैं एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में वो आपसे कभी कॉन्सेप्ट नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को जनरल कॉन्सेप्ट पता है। वो पूछते हैं एग्जाम्पल कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर तुमको ये पता है तो बताओ किस एग्जाम्पल पे एप्लीकेबल है। तो इन चैप्टर्स में तुमको एग्जाम्पल करने ही पड़ेंगे, राइट? तो उसके लिए एनसीईआरटी बहुत बार चाटनी पड़ेगी, एंड आई एम नॉट किडिंग, आपको चाटनी ही पड़ेगी। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? यस मैम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेशक तुमको ये नहीं पता ना लिगुलेट लीव्स क्या है, हमने मोफोलॉजी तो पढ़ी नहीं, लेकिन तुमको अगर ये भी पता है हेट्रोस्पोरी किस में देखी जाती है तो तुम कर लोगे। स्टॉप। यस बेटा, पीछे भी ध्यान से सुना होता तो थोड़ा समझ आ जाता है। हेट्रोस्पोरी और होमोस्पोरी का क्या एग्जाम्पल था? याद है किसी को? मैम हेट्रोस्पोरी का सिलाजिनेला और सिल्वेनिया। सिलेजिनेना एंड सेल्वेनिया, राइट? इसको हम एस स्क्वायर से याद रखते थे। होमोस्पोरी का बेटा? लाइकोपोडियम। हाँ, पोडियम के ऊपर आर्कियोपेटेरिक्स बैठा था ना, गाने गा रहा था। यस मैम। कैसे याद रखा था हमने? लाइकोपोडियम एंड हाँ, बोलो, हर चीज नहीं बताऊंगी। याद करो, आर्कियोपेटेरिस से कैसे हमने वर्ड निकाला था, बहुत सिंपल है, उसको काटना ही है। तो चलो इसके बेसिस पे करके देख लेते हैं। हेट्रोस्पोरी का एग्जाम्पल क्या है? सेल्विनिया एंड सेलेजिनेला। यहाँ दिख रहा है मुझे सेलेजिनेला, हेट्रोस्पोरी तो इसी में आ गया। अगर मुझे लिंगुएट लीफ भी नहीं पता होता ना तब भी मैं कर लेती हूँ। लिंगुएट लीफ का मतलब होता है जैसे अगर एक ग्रास है तो ग्रास में सेंटर साइड में एक ऐसे छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है, इसको लिगुलेट लीफ कहते हैं। वो फॉलोजी ऑफ एंजियोस्पर्म में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, बट लिगुएट लीफ हमने इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ा था, नो डाउट। लेकिन सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते ना, थोड़े इनडायरेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, ये थोड़ा इनडायरेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम तुक्का मारते हैं। अगर तुम श्योर हो तो दिस इज द वन विच हैज एट्रोस्पोरी, और किसी में लाइकोपोडियम हो नहीं सकता, उसमें होमोस्पोरी पढ़ी है तुमने। अगर तुम श्योर हो कि ये दोनों आंसर भी होमोस्पोरी में नहीं आते हैं, मतलब हेट्रोस्पोरी में नहीं आते हैं, देन गो फॉर आंसर नंबर बी, तब इसे टिक करो। अदरवाइज ऐसे वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, लेट इट गो। अगर तुम्हें श्योरिटी नहीं है फर्न्स में क्या है, तुम्हें कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रही है, राइट, कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने किसी बुक में पढ़ा है कि फर्न्स के अंदर हेट्रोस्पोरी है, इन दैट केस आप इस क्वेश्चन को छोड़ोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि यार और कहीं पे नहीं पढ़ी हेट्रोस्पोरी, सिर्फ इन दोनों में ही पढ़ी है, फिर आप श्योर हो कि सिलेजिनेला ही इसका आंसर बनता है और कुछ नहीं बनता, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर भी वो कोई बहुत डिफिकल्ट आंसर ढूंढ के नहीं आने वाले, राइट? सो तुक्का तब मानना है जब तुम श्योर हो कि बाकी के आंसर सही नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने इतना पढ़ा तो नहीं यार मैंने ये एग्जांपल एनसीईआरटी में कहीं नहीं देखा, तब तुम्हें करोगे। अदरवाइज तुम छोड़ दोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी है। करेक्ट? समझ आई बात? यस Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. तो ये आंसर की है। 12th और 13 का आंसर मैं लिखना भूल गई, तो तुम मैंने वहां लिख दिया शीट पे, तो देख लेना, राइट? ओके, सो तुम्हें अभी तक क्या सीखा? व्हाट यू लर्न?
कंक्लूजन क्या निकला अभी तक के क्वेश्चन से, बताओ। हर किसी ने कुछ तो सीखा होगा, बोलो। यस मैम। क्या सीखा बता। मैम मेरे सब 13 में से मैम 7 सही है, 12 में से और 3 गलत है, और मैम 3 मैंने नील छोड़ दिए थे। ओके, नाइस। तो तूने क्या सीखा कि नील छोड़ने भी जरूरी है, जो नील छोड़े थे वो सही निकले या गलत? मैम 2 सही थे, 1 गलत था उसमें से। ओके, राइट। तो तुमने एक चीज शायद इससे नोटिस की होगी, जो मुझे लगता है, दैट इज एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट यस मैम। है ना। एग्जाम्पल्स आर रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर थे। अभी तक इसमें से मैंने कोई क्वेश्चन खुद से नहीं लिखा है, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया है, यानी कि ये सब क्वेश्चन मार्क्स कैरी करते थे किसी बच्चे के लिए। तो एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट। और दूसरी चीज क्या, ऑप्शंस के बारे में पढ़ना है तुमको, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन तुमको मिल गया है, उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन के टर्म्स है वो तुमको टर्म्स टू रीड, उनको रीड करो। अगर मैंने बोल दिया कि हेट्रोस्पोरी मिलती है सिलेजिनेला में, तो तुमको पता होना चाहिए सेल्वेनिया में क्या मिलती है, क्योंकि सेल्वेनिया भी उसको ऑप्शन में मेंशन था। समझ रहे हो। तो उन टर्म्स को रीड करना, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम समझता है कि वो टर्म इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो उस क्वेश्चन में आ सकते, तो नेक्स्ट टाइम में भी उसी टर्म के ऊपर क्वेश्चन बन जाए। वो घूम फिर के उन्हीं कॉन्सेप्ट से ऊपर नीचे करके पूछते हैं, राइट। तो टर्म्स को रीड करो, सारे ऑप्शन की, ऑफ ऑल ऑप्शंस, ऑल 4 ऑप्शंस तुमको पता होनी चाहिए, जरूरी है। थोड़ा सा तो रीड करो उसके बारे में, मैं कौन सा कह रही हूँ किताब लिख दूँ, लेकिन उसको एक बार एनसीईआरटी से रीड करो या एटलीस्ट गूगल कर लो। और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ध्यान रखना है। ओके, ये हमने इससे सीखा। इज इट करेक्ट? यस मैम। कोई और कुछ ऐड करना चाहता है? नो? ठीक है, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इस पे ब्रेक लेते हैं और अब हम चलते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थोड़ा सा उसमें चिल आउट करते हैं। सो हिम्मत नहीं हारनी है, कीप मूविंग ऑन। अब हम सीधा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो मुझे डॉक्यूमेंट पे जाके सीधा डायग्राम पे जाना, ओके। सो रेडी फॉर द डायग्राम बेस्ड? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। सो डायग्राम के लिए आपको सिर्फ 15 सेकंड्स मिलेंगे, बिकॉज आई अज्यूम कि आपने डायग्राम्स करे हैं। बी ऑनेस्ट एंड कोशिश करो इसे करने की। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड्स ओनली। हाँ, कुछ भी आ सकता है, मैंने बस थोड़े से डायग्राम अपडेट करे हैं, मैं थक गई थी अब तक। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। स्टॉप। कोई चैट बॉक्स में आंसर नहीं, ओए। क्या ढूंढना है? करेक्ट। तो जिसने 1 के आगे करेक्ट लिख दिया है वो एकदम सही डायरेक्शन में है। जिन्होंने नहीं लिखा है मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं लिख रहे। तो सबसे पहले बेटा, ये लाल से कलर का प्लांट कौन सा है? कौन सा है ये? रेड एल्गी। ये है रेड एल्गी, पहली चीज तो चलो आइडेंटिफाई हो गया इतना। रेड एल्गी के अंदर ये कौन सा एग्जाम्पल है? जेलिडियम। अगर ये रेड एल्गी है दैट मीन्स फ्यूकस तो हमारे पास ग्रीन एल्गी है, तो ये ऑप्शन हट गया। पॉलीसाइफोना, जेलिडियम कौन सा है? जेलिडियम बोला ना भाई किसी ने? यस मैम। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इतना तो हमें पता है कि ये वाला ऑप्शन हमारा सबका फ्रॉन्डी है, राइट। तो ये तो फ्रॉन्डी है, राइट। अब मुझे बताओ ये कौन सी रेड एल्गी है? मैम रोडो फर्सी। रोडोफाइसी तो रेड एल्गी का नाम ही है, यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है रोडोफाइसी ऑप्शन में? मैम पोरफिरा। पोरफेरा। जेलिडियम किसका एग्जाम्पल होता है? ओह, मारने का मन कर रहा है, कैसे मारूं? चप्पल तो जाएगी नहीं अंदर, शिट। ये दिख रहा है, ये प्यारा बच्चा रेड एल्गी पोरफेरा दिखाई दे रहा है। ये जेलिडियम वाले की जली बना दूं मैं? कहाँ है जेलिडियम? कौन से पेज पे जेलिडियम? ये रहा जेलिडियम। तो रेड एल्गी के अंदर तुम इसमें कंफ्यूज हो गए हो। बेटा जेली बनाने के काम आता, फोटो नहीं है उसकी, फोटो बेस है ये रेड एल्गी में। सिर्फ पोरफायरा और पॉलीसाइफोना है, टी स्क्वेयर ही है, 2 एग्जाम्पल इसके। ओके, तो इसका आंसर है सी। ये मैं तुम्हें नहीं करा सकती, डायग्राम भी तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, मैं तुम्हें याद थोड़ी करा सकती हूँ,
राइट। तो डायग्राम किसके बना रखे हैं वो याद करने हैं, उनके साथ मिक्स नहीं करना जो और ऑप्शंस है। तो रेड एल्गी बेशक है जेलिडियम पर वो इसका आंसर नहीं था, राइट। समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो डायग्राम तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पर वो लिखा हुआ है ना, रबड़ होती है ना, रबड़ रबड़ मिटाने वाली, उसको उसके ऊपर रख दो, क्योंकि उनकी हेडिंग जनरली लेबलिंग में कि रबड़ की साइज से ज्यादा बड़ी होती नहीं है, उसके ऊपर रबड़ रखो और फिर देखो तुम उसको लेबल कर पा रहे हो नहीं। मैं तो ऐसी करती थी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल गिव यू 45 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से करना इसे, आई विल गिव यू 1 मिनट। जाओ, ये तुम भी क्या याद रखोगे। तो वही चार्ट है एनसीईआरटी को, और मैंने क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जैसे तुमने एक्सपेक्ट किया होगा, थोड़ा सा टेक किया है मैंने। ध्यान से पढ़ना, पूछ क्या रहा हूँ। क्वेश्चन में ऑप्शन बताना तुम्हें, ए बी सी डी ये है, इसमें से बताना आंसर। समझ आई? फर्स्ट या सेकंड पे क्या लिखा है ये नहीं बताना। क्वेश्चन है, ये दो स्टेटमेंट दी है 1 और 2, और फिर तुमको बताना है ए और बी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये क्या है। ओके, तो ये 1 और 2 इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रीड दी स्टेटमेंट्स देन आंसर दिस। I give you 15 second extra. Stop. आजकल नीट ने बहुत ट्रेंड बनाया है इन क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्ट बेस कहते हैं इसको। फर्स्ट ऐसे करके एक स्टेटमेंट देंगे, फिर सेकंड स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। फिर वो तुम्हें देंगे इनमें से ऑप्शन सिलेक्ट करो करेक्ट आंसर का। करेक्ट आंसर के ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, और उसमें वो उन्हीं स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि पहली स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है, पहली सही है दूसरी गलत है, ठीक है, दूसरी सही है पहली गलत है, राइट। और उसके बाद वो कर देंगे पहली और दूसरी दोनों गलत है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा assertion रीजन ऐसा है ये, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, राइट। तो देखो ये था पहला चार्ट, ये चार्ट तुमको करना था, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने तब भी बोला था, नहीं किया तो गलत किया। ओके, और एक क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में लिखा गया ताकि तुम्हारे दिमाग पे जोर पड़े। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्टोर्ड फूड इज कॉटिलिडन। तो यहाँ एक पॉइंट पे जो पड़ा है तो स्टोर फूड कॉटिलिडन है, वो सेकंड पॉइंट पे कह रहा है कि यहाँ पर आना चाहिए था 1 फ्लैजिला, ठीक है। तो वो फ्यूफाइसी में कह रहे हैं इक्वल फ्लैजिला होते हैं और एक ही फ्लैजिला होता है, और वो कह रहा है रोडोफाइसी के केस में कि स्टोर्ड फूड इज कॉटिलिडन, कि यहाँ पर एक स्टोर्ड फूड होता है जिसका नाम होता है कॉटिलिडन, राइट। अब मुझे बताओ कि जो रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड था उसका क्या नाम था? फ्लोरिडियन कॉटिलिडन स्टार्च। कहते थे, मीडियम स्टार्च। है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडीन स्टार्च। ऐसे क्वेश्चन ऊपर ही सॉल्व करने पड़ते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, सॉरी ये स्टेटमेंट गलत होगी। अब जो फ्लैजिला था इन द केस ऑफ फियोफाइसी कैसा होता है, नंबर कितना होता है, 1 2 10 11 कितने? 2 दो नंबर, हाँ 2 नंबर होते हैं, और इक्वल होते हैं अनइक्वल? अनइक्वल। अनइक्वल होते हैं। ये कह रहा है 1 नंबर है और इक्वल है, बेटा ये भी गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, ढूंढ ले। बोथ 1 and 4 are false, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आई? कुछ क्वेश्चंस तुम्हारी मेहनत लेते हैं रीड करने में, ध्यान से रीड करा करो। और जस्ट क्वेश्चन बड़ा है देख के घबराया मत करो, जितना बड़ा क्वेश्चन है उसमें सब कुछ दे रखा हो। दिस इज अ ट्रिक, ऑलवेज रिमेंबर, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना आंसर उस क्वेश्चन में ही होता है, हमेशा सब कुछ इसी में था। ओके, जितना बड़ा क्वेश्चन है आंसर उसी के अंदर है, जितना छोटा क्वेश्चन है वो ज्यादा डिफिकल्ट है, वो तुमको कुछ ऑप्शन ही नहीं देता ना सोचने के लिए, वो डायरेक्ट पूछ लेता है, राइट। अब देखो, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, यस मैम। स्टार्ट। इसको खुद लेबल करना है, कॉपी में लिखो 1 2 3 4 5 क्या है, कॉपी में नहीं भी चैट बॉक्स में लिखो, मैं देखना चाहूंगी तुम्हें आता है या नहीं। दिया मैंने तुमको इसके लिए 2 मिनट, क्योंकि टाइम लग जाता है चैट में किसी को लिखने के। चैट में लिखो जरा, लेट्स सी कितनों को आता है। 1 2 3 4 5 की जगह पे क्या लिखना है? टू मिनट्स दी हूँ, चैट में चाहिए मुझे आंसर।
मुझे अभी तक नहीं आया कोई आंसर भाई, क्या बात। नाउ इट्स कमिंग। गुड गुड प्रीत, बिल्कुल सही दोनों पॉइंट, वेरी गुड। फोर्थ वुड बी गुड, चैट में सही आंसर लिख रही है वो। और फिफ्थ, फिफ्थ रह गया आपका कुलदीप, करेक्ट करेक्ट। राब्या, अनीश के स्पेलिंग एरर है फिफ्थ, यस करेक्ट गुरप्रीत, वेरी गुड। थर्ड नहीं पता तुम्हें है ना अनीश? No, ma'am. ओके अभी भी 30 No. सेकंड है, सोच सोच सोच, 30 सेकंड है। समथिंग रिलेटेड टू रूट्स है। अच्छा रिया, और कुछ सेकंड में ये आएगा, ध्यान से सोच। नहीं बिल्कुल नहीं कुलदीप, थर्ड में ये नहीं है। हेमराज, दैट्स यस, हेमराज दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। राजभैया बिल्कुल सही, संजीव बिल्कुल सही। ओके स्टॉप। हम्म हाँ भाई, बेटा स्पोर बनेगा यहाँ पे, कैप्सूल है ये, मार खाओगे। इतना तो सबने, अरे चुप हो जा भैया, स्टॉप हो जा। कैप्सूल तो सबने तकरीबन सही लिखा है, मैं स्टॉप होने के बाद क्वेश्चन का आंसर नहीं देखने वाली, जो भी लिखा है। ठीक है बेटा, ये सीटा है, भूल गई है, ये कहाँ से फुट वुट हो गया। और यहाँ पर उसके बाद ये रूट से रिजेंबल करते हैं राइजोइड्स। तो बेटा जहाँ राइजोइड्स होने थे वो कौन सी बॉडी थी? कैमीटो। हाँ, और जहाँ कैप्सूल है, कैप्सूल ने स्पोर बनाना है, तो वो कौन सी होगी? स्पोरो। तो अगर तुमको नहीं भी याद था तो तुमको ऐसे याद करना था कि कैप्सूल का काम स्पोर बनाने का, या स्पोर तो फिर ये स्पोरोफिटिक बॉडी होनी चाहिए उस हिसाब से, राइट। तो आंसर इसका वैसे यहाँ लिखा है, इन केस ये इसका आंसर है। जब तुम बाद में ये प्रेजेंटेशन देखोगे तो अपने आप को चेक करना, ओके। Yes, ma'am. रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? Yes, ma'am. 1 2 3 स्टार्ट। 30 seconds, not more than that. This one is simple. हमने लड़की की चोटी से कुछ याद किया था इस एग्जाम्पल में, आंसर भी आ गया। ऑप्शन बता नीचे में से कौन सा है, A1 और 2 के बता रहा है मुझे, ये बता ऑप्शन कौन सा सही है। तुम सही पागल हो साहिल, क्या बात, नींद में हो? ऑप्शन बता भाई, हद होगी। क्वेश्चन पढ़ा नहीं। ओके हाँ स्टॉप। बेटा ये थी एक लड़की की चोटी जैसी, है ना। तो जिस फूल में से चोटियां सी बनी हो वो फीमेल पार्ट होता है या मेल? मैम फीमेल। फीमेल। हाँ, और जैसे जैसे बिखरे हुए से बाल है, तो बिल्कुल कंघी करना बिल्कुल पसंद नहीं है इस वाले बच्चे को। ये हमारा लड़का, ये हमारा मेल। तो ये वाला फ्लावर, ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये होगा हमारा मेल का, राइट। तो फीमेल से हमें याद क्या रखना है? वर्ड गोनियम, ई ओनियम वर्ड। और मेल से हमको क्या याद रखना है? एंथर। तो आंसर वुड बी, वन शुड बी आर्केगोनियम, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और बी शुड बी, सेकंड शुड बी एंथरीडियम, एंथरीडियम ये रहा आंसर, ये रहा। गेमा कप तो है ही नहीं, वो तो नीचे बने हुए हैं, राइट। सो आंसर वुड बी बी। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ready for the next one? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 10 seconds, start. 10 seconds. Stop. Come on, this was easy. Yes. ये तो नीट में आ भी रखा है। In the given diagram, the word X ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? स्ट्रोबिलस। कौन सा डायग्राम है, किसका डायग्राम है ये? Equisetum. इक्विसिटम, यस। तो ये तुमको याद रखना है, राइट। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये थे आंसर्स जो पीछे हमने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन किए।
एक बार चेक कर लो कितने तुम्हारे सही होंगे। 5 क्वेश्चन हमने करे हैं डायग्राम बेस्ड। आई होप ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए इसके केस में। तो तुमने क्या सीखा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से? क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। फिर फायदा क्या हुआ इन लेक्चर्स का? हमने सीखा डायग्राम के क्वेश्चन से सबसे पहली चीज हम ये चीज सीखते हैं कि जब भी हम बुक खोलते हैं कुछ भी ग्रांटेड नहीं लेना, ठीक है? नो डायग्राम इज लेस इंपॉर्टेंट। सारे डायग्राम इक्वली इंपॉर्टेंट है। कौन से ईयर में वो तुमसे कौन से डायग्राम से क्वेश्चन पूछेंगे, यू नेवर लो। सो कोई भी डायग्राम लेस इंपॉर्टेंट कभी नहीं होता। ओके गुरप्रीत, गुड। ठीक है, तो सारे डायग्राम इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट? और दूसरी चीज, नीड प्रैक्टिस। हमें लगता है ना, हमने डायग्राम को देखा, अरे ये तो मुझे ऐसे ही याद हो गया, लेकिन में जब क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन हो नहीं पाता क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया होता। ओवर कॉन्फिडेंस में मरते हैं हम इसमें। तो कैसे प्रैक्टिस करना है? अपनी रबर को लेके किसी भी चीज को वहां पर रख देना है और तुम्हें इमेजिन करना है कि क्या यहाँ लिखा हुआ होगा, और तुमको उस डायग्राम पे तुक्का नहीं मारना। एक्चुअल में तुम्हें समझना है कि अगर मैं इसको आर्किगोनियम बोल रहा हूँ तो मुझको ये बात कैसे याद रही। हाँ, मुझे ये चीज देखकर याद हुई कि इसकी ये जैसे चोटियां सी बनी हुई है तो ये आर्किगोनियम वाला है, ठीक है? तो किसी को भी लेबल करने के लिए उसकी ट्रिक पता होनी चाहिए कि मैं इसको पहचानता हूँ कि ये सीटा है, ये फुट नहीं है, फुट उसके नीचे आना था। ओके, तो डायग्राम को लेबलिंग करना सीखो, उसके लिए तुमको प्रैक्टिस लगेगी। और कोई भी डायग्राम कम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एनसीईआरटी के सारे डायग्राम करने हैं तुमको। सोचो 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाएंगे ना। तो तुमको क्या दिक्कत है अगर तुम्हारा एक 4 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है और उस 4 नंबर का क्वेश्चन होने की वजह से तुम्हारी सिलेक्शन हो रही है, तो क्यों छोड़ना है उसे, राइट? ये तो सोखा है ना, हर बार एनसीईआरटी खोलोगे तो होगा। सो हमने एनसीईआरटी के डायग्राम से आई होप ये सबने सीखा, राइट? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? No, ma'am. नहीं? अच्छा, आना फिर पीछे कहाँ थे हम? यहाँ तक समझाया हुआ लग रहा है मुझे। ओके ओके, रेडी? नॉट रेडी? Yes, ma'am. हेलो? ओके, द टाइम स्टार्ट नाउ। स्टार्ट। ये वाला तो तुमको आना चाहिए, इसका डायग्राम भी निकाल देती हूँ मैं समझाने के लिए। 15 सेकेंड्स बाय द वे। हाँ हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज अ फ्रूट रिजर्व? कौन सी कंटेन करती है? ये याद है? इसके थ्रू हो जाता। तो कौन सी वाली है, रेड, ग्रीन या ब्राउन, जिसमें मैनिटोल होता है? Brown. ब्राउन। क्या नाम है उसका साइंटिफिक? Rhodophyte. Chlorophyce. Pheophytes. क्लोरोफाइसी। Pheophytes. ब्राउन वाले को क्लोरोफाइसी कहते हैं, तो फिर बेटा ग्रीन वाले को क्या कहते हैं? फियोफाइसी, राइट? क्लोरोफाइसी नहीं कहते। ओके, तो फियोफाइसी से एग्जांपल है वॉलवॉक्स, फियोफाइसी का एग्जांपल था। No, ma'am. No, ma'am. यूलोथ्रिक्स, No, No, ma'am. ma'am. ग्लेसेरिया पे तो अभी हम पीछे रो के हटे हैं कि रेड है ये, बचा गया Ectocarpus. एक्टोकार्पस। यस, अगर एक्टोकार्पस नहीं भी पता था तब भी तुम बाकियों को रूल आउट कर सकते थे, राइट? तो एक्टोकार्पस है जो बेसिकली हमारी ब्राउन एल्गी है। तो और कोई भी ब्राउन एल्गी का नाम हो सकता था, तो ब्राउन एल्गी में ये मिलता है, राइट? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी शीट का। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 15 सेकंड, स्टार्ट। स्टॉप। हाँ भाई, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। राबी इज इनकरेक्ट, कुलदीप इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस? मोनोशियस का मतलब क्या होता है? Bisexual. Bisexual. सेम प्लांट के अंदर फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मर्शेंटिया का तो इतना बड़ा हमने ग्रीन कलर का पिक्चर अभी लेबल भी किया था, उसमें मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल का एक ही पे था या अलग अलग पे था? अलग. अलग अलग गैमेटोफाइट पे था, तो ये तो नहीं हो सकता।
बेटा साइकस जो होते हैं मोनोशियस होते हैं डाइशियस होते हैं? मोनो हाँ, डायोशियस। डायोशियस होते हैं, पीछे हमने पढ़ा था अभी एक जगह साइकस, तो ये भी नहीं है, ये तुमने आगे तुम्हें ये स्पीशी का नाम देके कंफ्यूज कर रहे हैं, पर साइकस से हम इतना याद लगा सकते थे कि डायोशियस थे वे, ठीक है। उसके बाद कैरिका पपाया। पपाया का प्लांट, अगर तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर याद है तो तुमको याद है उसमें जीनोगैमी होती थी। Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें मेल प्लांट अलग होता था और फीमेल प्लांट अलग होता था, इसमें इनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता था। तो ये उस चैप्टर से तुम यहाँ तुक्का मार सकते हो, तो कि पपीते का प्लांट तो फीमेल और मेल अलग, सो आंसर वुड बी डी। चारा तुमने कहीं नहीं पढ़ा कि मोनेशियस होता है, मैंने नहीं पढ़ाया एटलीस्ट, लेकिन तुम्हें बाकी नहीं होते ये पता चल सकता था, तो इसका आंसर निकलता है। समटाइम दूसरे चैप्टर से कंबाइन करके भी आंसर आ जाता है, पपाया वाला ऑप्शन वहां से कंबाइन करके जीनोगेमी से आता, वो तब आता अगर तुमने बहुत बार इसे पढ़ा है, तो तुम्हारे दिमाग इतनी चीजें लिंक कर सकता है। ऐसी चीजें, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ ही प्रैक्टिस से होंगे। इस तरीके का साइंस तुम तब लगा पाओगे जब तुम बहुत प्रैक्टिस करोगे। दैट मीन्स रीड करो एनसीईआरटी को या नोट्स को, दोनों चीजों को, और प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो, धीरे धीरे यू विल कॉन्कर। नेक्स्ट Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. 3 मोर है, ठीक है, ओके 3 मोर है और टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिस वन यू कैन डू, दिस वन यू कैन डू, दिस वन एनीवन कैन डू, 10 सेकंड्स है, क्योंकि हम ये एक्चुअल में डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार इसी लेक्चर में। स्टॉप, कम ऑन, रियली। जेनेरालाइक सिलाजिनेला एंड सेल्वियना प्रोड्यूसेस 2 काइंड ऑफ स्पोर्स, जो 2 अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस, उनको कहते हैं हेट्रोस्पोरस। सो हेट्रोसोरस नहीं है, ठीक है, ये डायनासोर के नाम की तरफ नहीं हम जा रहे, हेट्रोस्पोरस है। पता है इस ऑप्शन में कौन कंफ्यूज होता है? अगर तुम इन दोनों में कंफ्यूज हुए हो ना, अगर तुम होमो में कंफ्यूज होगे तो तुम्हें मतलब नहीं पता, तो पीछे जाके लेक्चर लगाना, ठीक है। अगर तुम हेट्रोसोरस और हेट्रोस्पोरस में कंफ्यूज हुए हो, दैट मीन्स कि तुमने कभी पढ़ा था पर तुमने रिवाइज नहीं करा। सिर्फ लैक और रिवीजन इस तरीके की कंफ्यूजन में आपको फंसा सकती है। तो जो बच्चा पढ़ता है एक बार 2 बार और फिर रिवाइज नहीं करता ना, वो ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम डालते हैं उन्हीं बच्चों को फंसाने के लिए जो रेगुलर नहीं। ओके, गॉट इट? यस मैम। Ma'am. ओके, स्टार्ट। 15, चलो 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। ओके, स्टॉप। गेमा इज प्रेजेंट इनसाइड द गेमा कप, ऐसे कुछ बनाया था हमने बड़े प्यारे तरीके से। गेमा कप तो एनसीईआरटी में से दिख रहे और पीछे भी हमने देख लिए थे। गेमा क्या है ये, किसका डायग्राम है? मर्केंटिया। मर्केंटिया, क्या होता है Markensia. मर्केंशिया या मर्केंटिया, तुम वो भी बोलो। किसके एग्जाम्पल होते हैं ये? Liverworts. लिवर बॉट्स। अब देखो मॉसिस, देखो एग्जाम्पल बेसिकली हम कह सकते हैं ना, ब्रायोफाइट्स है दोनों। ब्रायोफाइट्स के अंदर पढ़ा था मर्केंटिया एंड लिवर बॉट्स, राइट? सॉरी, ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने पढ़ा था लिवर वॉट्स एंड मॉसिस। लेकिन जो गेमा कप स्पेशली हमने पढ़ा है, जो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से मेंशन भी करती है कि कुछ लिवर वॉट्स होते हैं जिनके अंदर मिलता है, सब में नहीं होता लेकिन कुछ लिवर वॉट्स में मिलता है। तो तुम्हें मर्केंटिया या मर्केंटिया से याद रहता, आंसर वुड बी बी। गॉट इट? यस मैम। Okay, now I'm moving next, last one. Start. Ten second. Stop. एनसीईआरटी की लाइन है एग्जैक्टली, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, सोचो। यहाँ पर है पेज नंबर 32, कैरेजिन लिखा है और उसके साथ ही ब्रैकेट में लिखा है रेड एलगी। तो एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है तुमको दिख रहा है, जिसको अंडरलाइन किया है ना उसने, उसके साथ में रेड एलगी लिखा है। इससे क्वेश्चन निकाला उन्होंने प्रीवियस ईयर का। आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबली नीट या एम्स में से किसी एक का क्वेश्चन है, बीएचयू के पीछे हो गए हैं। तो आंसर इज रेड एलगी। समझ रहे हो एनसीईआरटी की लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से पढ़नी। ओके, गॉट इट? यस मैम। आंसर की ये रही। और हमने इससे क्या सीखा? दैट रीड एनसीईआरटी केयरफुली।
ओके और जो भी इंफॉर्मेशन तुमको लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट सी थी, केरोजिन उसमें मोटा मोटा लिखा है, एल्जीन मोटा मोटा लिखा है उसमें, तो उसको साइड में लिख लो एनसीईआरटी के ना, एकदम कोने में यहाँ पर मेंशन कर लो केरोजिन रेड एल्गा, ठीक है, ऐसे करके मेंशन कर लो तो ध्यान जल्दी उन पे जाता है, राइट। तो एनसीईआरटी को बहुत ही ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है, ओके। हमने एक्चुअल में इस वाली स्लाइड से ये सीखा, गॉट इट। यस मैम। Yes, ma'am. चलो एजर्शन रीजंस, एजर्शन रीजन कैसे करते हैं, देखो एक एजर्शन एक स्टेटमेंट देते हैं वो तुमको, वो स्टेटमेंट पहले तो तुमको पता होनी चाहिए सही है या गलत, ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो वो सही है या वो गलत है, फिर उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एक रीजन देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिर रीजन भी हम देखते हैं सही है या गलत है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि जो रीजन जी है वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, मतलब रीजन अपने आप में तो ठीक है, बात तो वो सही कह रहा है, लेकिन उसका स्टेटमेंट से कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन फील कि मेरे गूज बम्स खड़े हो गए, राइट, यहाँ पे गूज बम्स खड़े हो गया, आई कैन फील दैट, तो ये मेरा एजर्शन है, ठीक है। तो अब तुम मुझे देखोगे कहोगे एजर्शन तो ठीक है कि ऐसा लग रहा है मैम को ठंड लग रही है, तो रीजन ये दिया है ने कि बिकॉज ऑफ द कोल्ड एनवायरनमेंट पायरो रिसेप्टर बिकम एक्टिवेटेड, ठीक है। तो कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से ऐसा हुआ है, मैं अब देखो वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे रीजन में कि बिकॉज ऑफ द कोल्ड एनवायरनमेंट आई कैन फील दिस गूजबम्प बीइंग इरेक्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे, तो वो इतना लिखेंगे बिकॉज ऑफ द कोल्ड एनवायरनमेंट और द एनवायरनमेंट इज कोल्ड। तो स्टेटमेंट थी मेरी कि गूजबम्प्स हैज बीन अप, राइट, गूजबम्प्स आर विजिबल, तो मैंने पहले बोला गूजबम्प आर विजिबल, ये मेरा एजर्शन है, और उसका रीजन मैंने दे दिया है दैट वेदर इज कोल्ड टुडे। तो पहली चीज तो गूजबम्प विजिबल थे हमें, तो हमने कहा एजर्शन तो ठीक है, वेदर ठंडा है हम देख सकते हैं, ये बात भी ठीक है। अब क्या रीजन जस्टिफाई कर रहे हैं एजर्शन को, गूजबम्प इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट ठंडा था, हाँ, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं, रीजन दिस रीजन इज करेक्ट फॉर द एजम्पशन। इतनी बात समझ आई क्या कह रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का क्वेश्चन लगा के देखते हो तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ओके ओके, टेक योर टाइम एंड डू दिस क्वेश्चन। ये है असर्शन, ये है रीजन, तुमको बताना है आंसर क्या होगा, आंसर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, और हर आंसर क्या स्टैंड कर रहा है। 1 का मतलब है बोथ असर्शन रीजन ट्रू है और ये रीजन करेक्ट जस्टिफिकेशन है फॉर 1, ठीक है। सेकेंड वाला क्लिक करोगे जब बोथ असर्शन रीजन ट्रू है लेकिन रीजन का कोई रिलेशनशिप नहीं है असर्शन से। थर्ड है असर्शन तो सही है लेकिन आर की स्टेटमेंट रीजन गलत है, मतलब वो स्टेटमेंट ही गलत है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट ही गलत होती है बायोलॉजी के पॉइंट से तो हम फोर्थ के पास जाते हैं। तो बताओ क्वेश्चन है सीक्वा इज लॉन्गेस्ट अमंग जिम्नोस्पर्म, क्या ये स्टेटमेंट सही है? Yes, ma'am. राइट, तो मेरा मतलब है असर्शन सही है, राइट, तो डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट। अब ऑल मेंबर्स ऑफ लाइकोप्सीडा आर होमोस्पोरस, इज इट ट्रू? ऑल मेंबर्स ऑफ लाइकोप्सीडा आर होमोस्पोरस, इज इट ट्रू? देखो ये जो वर्ड होता है ना, ये जो वर्ड होता है ऑल मेंबर, या देखो स्पेशल वर्ड्स होते हैं वो, अलर्ट लिख देती हूँ मैं, ठीक है। वो वर्ड्स जो तुमको अलर्ट करते हैं वो तुमको पता होने चाहिए, कौन से वर्ड तुमको अलर्ट करते हैं, तुमको अलर्ट कर देते हैं ऐसे वाले वर्ड, जब वो लिखते हैं स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं ऑल, कोई स्टेटमेंट है उसके लिखेंगे ऑल आर होमोस्पोरस, या वो बोल देंगे स्पेसिफिकली ओनली जिम्नोस्पर्म्स आर दिस, तो बड़ी एकदम डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हो को ऐसा ही है, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ऐसे स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट आते हैं ना जनरली वो इनकरेक्ट हो जाती है। ऑल मेंबर्स ऑफ लाइकोप्सीडा आर होमोस्पोरस, या लाइकोप्सीडा के सारे मेंबर होमोस्पोरस होंगे, हमने तो इतनी फर्म से स्टेटमेंट कभी पढ़ी ही नहीं थी, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, सो दिस इज रॉन्ग। जब भी ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं ना जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स रॉन्ग निकलती है, अनटिल अनलेस तुमने सुना हो। तो लाइकोप्सीडा के सारे मेंबर्स नहीं होते हैं, राइट। तो अगर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, असर्शन तो करेक्ट है लेकिन मेरा रीजन इनकरेक्ट है, ऑब्वियसली रीजन असर्शन को जस्टिफाई भी नहीं कर रहा, तो मैं किस ऑप्शन के साथ जाऊं, 1, 2 या 3? Ma'am, C option. Third. बेटा सी ऑप्शन, कैसे? क्योंकि ए तो करेक्ट है लेकिन बी वाला तो ऑलरेडी इनकरेक्ट है ना, स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन है। मैं सेकंड के साथ इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि वो कह रहा है आर इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू हियर, ओके।
थोड़ा ध्यान से करना ये वाला। असर्शनिज्म सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं, इसे कोई टीचर नहीं करवा सकता तुमसे, इसे कोई नहीं करा सकता, सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे। हर चैप्टर के ऊपर असर्शनिज्म जरूर लगाया करो, नहीं तो ये गांठ मान लो कि हर रोज दिन में मैंने 10 असर्शनिज्म लगाने हैं। सिर्फ असर्शनिज्म प्रैक्टिस से आते हैं। ओके, आगे चलूं? यस मैम। ये वाला Yes, ट्राई ma'am. करना, ये ट्राई करो, आराम से ट्राई करो, ज्यादा मैंने रखे भी नहीं थे। यहाँ पे भी एक एक्सट्रीम टर्म है, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है? अगर ये जस्टिफाइड है तो ये सही भी हो सकती है, राइट? एक्सट्रीम टर्म्स या बहुत क्लियरली जस्टिफाइड होगी, तो याद करना है एलगी पे। बताओ भाई, क्या आंसर लग रहा है? एजर्शन रीजन जनरली एम्स लेवल पे आते हैं, ये ऑब्वियसली थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, प्रैक्टिस से होते हैं, तो कोशिश करते रहना चाहिए, तभी तो प्रैक्टिस करोगे। तो बताओ क्या लगता है तुमको, क्या सही है? मैम थर्ड ऑप्शन। मैम थर्ड ऑप्शन। Assertion is algae is collectively term for all those chlorophyll bearing organism that are thyroid। वो कह रहे हैं जो थायराइड होते हैं ना, जिनकी बॉडी का स्पेशल शेप नहीं, वो हम एल्गी एक कलेक्टिव टर्म बोल देते हैं। ये कलेक्टिव टर्म है जो उनके पास क्लोरोफिल भी है और वो अजीब मतलब कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप की बॉडी वाले नहीं है। तो एक्चुअली एजर्शन सही है, एल्गी होते हैं ऐसे, तो एजर्शन सही है। रीजन क्या है? प्रेजेंटली एल्गी आर ग्रुप इन 3 किंगडम्स। हमने पढ़ा कोई एल्गी के अंदर 3 किंगडम्स? नो मैम। No, ma'am. किंगडम था प्लांट की, हाँ हमने किंगडम नहीं पढ़े, हम फाइलम पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम के अंदर। तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। तो जब एजर्शन सही और रीजन फॉल्स, तो आंसर वुड बी दिस 3। ओके, गॉट इट? यस मैम। Yes, ma'am. ट्राई दिस वन, अभी टाइम है, ट्राई दिस वन। आराम से तसल्ली से ट्राई करो, धीरे धीरे आएगा। मैं थोड़ा सा बिस्कुट खा लूं। एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये बात नहीं लिखी है, किसी ने अगर एक्स्ट्रा कुछ बुक से पढ़ा होगा ना, उस बच्चे को ये आंसर पता होगा, नहीं तो तुम तुक्का मार सकते हो। एजर्शन है ओनली रेड एल्गा आर एबल टू फ्लरिश एट द ग्रेटर डेप्थ ऑफ सी। जिसने इकोलॉजी वाला यूनिट पढ़ा है ना, उस बच्चे को पता होगा, इकोलॉजी में ये लाइन आती है कि सिर्फ रेड एल्गा है जो डीप सी ओशंस के अंदर मिलते हैं, ठीक है? तो ये एक्सट्रीम टर्म जरूर है, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट है, एजर्शन करेक्ट है। ये कैसे आया है? ये आया तुमको इकोलॉजी के साथ मिक्स करके। इकोलॉजी के किसी एक चैप्टर में से लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ एल्गी, विच टाइप ऑफ एनिमल यू फाउंड इन द ग्रेटर डेप्थ ऑफ ओशियन, ऐसे करके एक स्टेटमेंट है, वहां से आया ये, ठीक है? वो रीजन क्या दे रहे हैं इस बात का? रेड एल्गी हैज द पिगमेंट आर फाइकोइरेथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। पहले ये बताओ, ये स्टेटमेंट ठीक है, रीजन सही है? मतलब रीजन की स्टेटमेंट सही है? यस मैम। स्टेटमेंट सही है, ठीक है? तो मुझे ये पता चल गया कि इसका आंसर 4th नहीं हो सकता, इसका आंसर 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों सही है। अब इसका आंसर मुझे 1 और 2 में जानना है, और ये सबसे डिफिकल्ट होता है फिगर आउट करना, बहुत डिफिकल्ट बात है ये पता करना कि इसका रीजन क्या है। तो तुमको फिनोमेना पता होना चाहिए। रेड एल्गी इतने डीप ओशन में क्यों सर्वाइव कर जाती है? क्योंकि डीप ओशंस के अंदर जो सूरज की किरणें है ना, वो नहीं ढंग से पहुंच पाती, लेकिन कुछ वेवलेंथ ऑफ सनलाइट वहां पर पहुंच जाती है। तो जो लोअर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट होती है ना, लोअर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, लेट्स से लैम्डा लिख लेती हूँ मैं सीधा, लैम्डा ही होता है ना सिंबल, Yes, ma'am. है ना? तो लोअर वेवलेंथ जो सनलाइट की होती है ना, वो डीप ओशन तक पहुंचती है, और उसको पकड़ के खाने बनाने की कैपेबिलिटी सिर्फ रेड एल्गा के पास होती है। तो रेड एल्गी के अंदर इसे पकड़ने की कैपेबिलिटी आई कैसे? बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट्स, जिसकी वजह से उसका कलर भी होता है। तो रेड एल्गी के पिगमेंट की वजह से वो डीप सी ओशन के अंदर फ्लरिश कर पाती है। तो क्या ये रीजन जस्टिफाई करता है एजर्शन को? Yes, ma'am. यस मैम। यस, सो आंसर वुड बी 1। ओके, आंसर वुड बी 1। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुझे लगता है पर्सनली डिफिकल्ट होता है, बड़े ध्यान से सोचना पड़ता है कि ये जो बात बोल रहा है यार, ये रीजन जस्टिफाई कर रहा है इसको, नहीं प्रैक्टिस से आएगा। एक और करें इस पे? यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला ट्राई करो। अब सब चैट में लिखना, ठीक है? जैसा भी तुमको आंसर आता है बिना डरे चैट में लिखना।
मैं चैट सबकी देख रही हूँ, बेशक मैंने रिवर्ट नहीं करा पिछली वाली में, मैं समझा रही थी, पर साहिल आई हैव सीन योर चैट एंड यू हैव रिटन 3 ऑप्शंस। क्या भाई पहला ही ऑप्शन सही था, कंफ्यूज क्यों हो गया उसके बाद? नो मैम, वो अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर थे, लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके ओके यस मैम। ठीक, चलो ये वाला ट्राई करो 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 करो, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखना है। जर्शन रीजन थोड़ा दिल दहला देता है इंसान का लेकिन हो जाएगा। कुलदीप कुलदीप जिसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा होगा ना एक्स्ट्रा बुक से, बेटा उसको आता होगा ये आंसर। तो बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये आंसर नहीं है, पर ये एनसीईआरटी में भी नहीं था। अगर तूने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा बेटा तो फिर गलत हो गया ऑब्वियसली। हाँ नहीं सही है आंसर, है ना। तो अगर तुमको बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिया करो। तो तुम चैट बॉक्स में नील लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगी कि तुम इसे पास कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ तो ट्राई कर ही सकते हो, चाहे गलत ही है तो गलत ही ट्राई कर लो, ट्राई में क्या जाता है। इधर नहीं तो नील लिख लो, यू कैन मेक इट अ हैबिट। ओके, सो क्वेश्चन इज assertion इज स्पायरोगायरा इज स्लिपरी इन टच। अब तुमने छुआ तो है नहीं, तो जिसने एक्स्ट्रा बुक में कुछ पढ़ा होगा उसको पता होगा कि स्पायरोगायरा होता है यार स्लिपरी। स्टेटमेंट सही है, assertion सही है। रीजन, स्पायरोगायरा कंसिस्ट ऑफ जिलेटिनस शीट। अगर मैं इस पर तुक्का भी मारूं ना तो ये हो सकता है कि स्पायरोगायरा है उसके ऊपर जेलेटिनस शीट लगी हुई है, तो जेलेटिनस शीट जो होती है वो थोड़ी थोड़ी किची किची सी होती है, स्लिपरी स्लिपरी सी चीजें नहीं होती, जब पैर स्लिप जाते जब पैर स्लिप हो जाता है तो वो इनकी वजह से होता है, राइट। तो स्पायरोगायरस के ऊपर ये वाली शीट होती है जिसकी वजह से स्पायरोगायरा जेलेटिनस मतलब ऐसा स्लिपरी सा बन जाता है। तो क्या रीजन जस्टिफाई कर रहे हैं assertion को? Yes, ma'am. यस मैम, फर्स्ट। ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट वुड बी द आंसर। अगर नहीं भी हुआ अभी तुमसे, इट्स ओके, assertion रीजन टेक टाइम, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। एक और कर ले बस, फिर फ्री कर दूंगी। Yes, ma'am. मैम जैसे मैम आई हैव अ डाउट, हाँ बोल। जैसे कि क्वेश्चन था ना, जैसे 2 क्वेश्चन में आउट ऑफ एनसीईआरटी है, फिर इनके जो फाइकोएरिथ्रिन और जो फाइकोसाइनिन के केमिकल थे, उनकी जो वेवलेंथ उन्होंने कौन से कलर की ली, वो सब पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वायलेट और जो ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है भाई, वो पढ़ना जरूरी है। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, इतना ही जानना Okay. बहुत था कि उस वेवलेंथ का क्या यूज था, इतना डीप नहीं जाना। और इसके केमिकल्स लाइक जेलेटिनस शीट का जो केमिकल इफेक्ट है वो याद रखना जरूरी है। नहीं। ठीक है, यस मैम। ओके, ट्राई दिस लास्ट क्वेश्चन देन यू कैन लीव। आधे बच्चों की तो मृत्यु यही सोच के होगी एनाइसोगैमी, ओह माय गॉड ये क्या हो गया। एनाइसोगैमी भी होता है भैया। स्पायरोगायरा शो एनाइसोगैमी, सत्य है ये या असत्य है? ये असत्य मैम। असत्य है, श्योर हो? यस मैम। Are you sure? Because I feel like assertion, I mean, स्पायरोगायरा शो एनाइसोगैमी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है स्पायरोगायरा मैम show अनाइसोगैमी का एक एग्जांपल दिया, एक्टोकार्पस एक एग्जांपल दिया हुआ शायद। चेक कर लेती यार, मुझे लग रहा है कि ये सही है, पर क्या दिक्कत है चेक करने में? बेटा एनाइसोगैमी शो करता है। स्पायरोगायरा ओके शो मैम। एनाइसोगैमी, assertion सही है, कोई बात नहीं, मैं भी तो कंफ्यूज होगी। रीजन की देखिए स्टेटमेंट सही है या नहीं, फिर हम यहाँ पे टिक लगाएंगे, और assertion, इस रीजन ने assertion को जस्टिफाई किया है या नहीं, फिर हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। जब तीनों टिक होंगे तो ऑप्शन 1 होगा, जब ये दोनों टिक होंगे और ये इनकरेक्ट होगा तो ऑप्शन 2 होगा। तो 1 और 2 को करने के लिए ये चार्ट हमारे काम आएगा, ठीक है। अब रीजन हमारा सही है या नहीं वो देख लेते हैं। गैमेट्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोर्टेलिटी, इज इट करेक्ट? गैमेट आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोर्टेलिटी, सिर्फ मोर्टेलिटी के बेसिस पे हम गैमेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम उसका फ्लैजिला भी देखते हैं, हम उसका साइज भी देखते हैं, हम उसका शेप भी देखते हैं, तभी तो हमने आइसोगैमी एनाइसोगैमी एंड ooगैमी किया था। साइज और शेप दोनों देखते हैं ना, कि Yes, कौन सा ma'am. बड़ा साइज में कौन सा सूट है। तो रीजन सही है या नहीं, बात सही कर रहे हैं या नहीं? स्टेटमेंट ही गलत होगी तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? And third. थर्ड बेटा, A is true but R is false, थर्ड आंसर वुड बी 3। गुड जॉब, राइट। तो कंक्लूजन हमें ये निकला, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन assertion रीजन, नथिंग एल्स, जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, सो Yes, दिस वाज ऑल विद assertion रीजंस और कंक्लूजंस यहाँ पे है। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने खुद बनाए थे। ओहो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल बेस्ड, डायग्राम वाले तो तुमने कर लिए, ये कुछ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार दिखा देती हूँ। सो जो नोट्स अपडेट हो गए वहां से ले लेना और ये क्वेश्चंस कर लेना। जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो स्क्रीन को पॉज कर लो और ये क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर यहाँ पे चेक कर लेना, जिसको जो डाउट होगा वो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो प्रैक्टिस मोर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम मंडे को बात करेंगे, अभी मैंने भी नहीं डिसाइड किया। ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, हैप्पी संडे, बाय। बाय मैम, गुड नाइट। Good night, ma'am. गुड नाइट।